तो देश का नहीं बल्कि पूरे देश विदेश तक लाडला कवि बन जाता है। हमारे बीच जो हमारे विशेष आग्रह पर निवेदन पर हमारे बीच वेर्स की धरती से हमारे बीच पधारे हैं बाबूलाल डेंगिया जी हमारे पास बैठे हैं। इनका कद देखिए, काठी देखिए, और निश्चित रूप से ये जो कद काठी दिखाई दे रही है उससे कहीं अधिक मजबूत है, ये अंदर से बहुत ताकतवर है। और मैंने तो साहब इनके घर भी गया, एक दिन इनकी घरवाली भी देख करके इनको बोली, मैं शब्द मेरे नहीं है साहब, मुझे आप दोस्त मत देना, इनकी घरवाली के मैं तो केवल सुने थे, उनको पढ़ देता हूँ आपके सामने। क्या बोली इनको देख करके कि रोजाना तुम घर से चले जाते हो, हमारी भी कुछ है कि नहीं, हमारे लिए समय आपके पास है नहीं बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा कवि सम्मेलनों में घूमते हैं ये, उत्तर प्रदेश गए, मध्य प्रदेश गए, हरियाणा गए, कभी दिल्ली गए, और लेकिन घरवाली तो दुखी हो ही जाएगी साहब। जब आदमी रोजाना घर से बाहर रहेगा तो कहती है मुझे क्यों लाए इस घर में, तो कहती है देख करके कि फूट गए मानो भाग्य कवि में तो बापू के देख अकेली लली हूँ। अब ऐसा आदमी होगा तो सब भागने फूटेंगे तो क्या होगा, आप ही बताओ। अगर मैंने सही बात नहीं कही, जोरदार तालियों के साथ मेरा समर्थन करें यार। कि फूटी गए मामो भाग्य कवि में तो बाप के देखे अकेली लली हूँ, और तुम रूख समान फिरो घर घर, मैं तो कोमल कंज की मंजू कली हूँ। काव्य सुतालिया कब सही है, काव्य सुनाए रुझाए बच्चे। मेरी बात अगर आपको पहुंच जाए तो चौथी पंक्ति जो तालियों के महोत्सव में बदल जानी चाहिए कि काव्य सुनाए रिझाए पतियन सो बापू छलो और मैं हूँ छली हूँ। कि काव्य सुनाए रिझाए पतियन सो बापू छलो और मैं हूँ छली हूँ। अरे पुकारी कहूँ सब नारी ने सो ऐसे पति सो तो राणो। बाबूलाल डेंगिया वैर की धरती से चल करके आए हैं। एक बार पुनः मैं चाहूंगा दोनों हाथों को ताली। परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, क्या बात है, गद्दी पे बैठे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे यहाँ भाई साहब शीघ्र नजर नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो गई, जोरदार तक मैं कहता हूँ आगे से पीछे तक सभी की। ये गंगा जमुनी तहजीब है, संस्कृति है सीकरी की, जो जब पूरा हिंदुस्तान नजर आता है। तो देखो भाइयों, इधर को पंजाब, उधर को हरियाणा, इधर को उत्तर प्रदेश, पीछे को लंका नजर आ रही है। वो देखो ना, रावण जी उधर पड़े हैं, कुंभकर्ण जी इधर धरे हैं। भैया मैं तो विभीषण को लंकाते निकाल दी हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ भैया, मेरा सम्मान करना। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं अपनी औकात पर तब आऊंगा, पहले भाई सुरेश फौजदार की फाइल को निपटा देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हम कवियों का साहब आना जाना होता है। एक दिन मैं इनके घर पहुंच गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छुड़ रहा है। इनकी धर्मपत्नी एक सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही थी। जैसे ही मैं पहुंचा, इन्होंने कहा बाबूलाल डेंगिया आया है और घरवाली मेरे से बात नहीं करती, अब मैं कैसे अपनी इज्जत बचाऊं। तो इन्होंने कहा चलो अपना ही अमनी से पल्ला करते हैं, और घरवाली को आवाज देते, मेरे लिए कुर्सी पे खाट बिछाई, खाट पे बैठाया और घरवाली को आवाज लगाई, अरे बोल जरा बाबूलाल डेंगिया आए हैं, पानी लाना। घरवाली गुस्सा में वो बोली उधर हो घड़ा में। ये कवि थे साहब, बड़ी बुद्धि से काम लिया, बोल घड़ा कहाँ है। घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है, के घर में। अरे बोल घर कहाँ के गांव में, बोल गांव कहाँ के पंचायत में, बोल पंचायत कहाँ के तहसील में, बोल तहसील कहाँ के जिले में, और बोल जिलों कहाँ के प्रांत में, बोल प्रांत कहाँ के भारत में, बोल भारत कहाँ के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ के संसार में, बोल संसार कहाँ के पानी में, लिया सुलवादा ही आती हो काटे घर की। और साहब मैं बहुत सीधा साधा कवि था और सबसे कम उम्र का कवि हूँ। क्या बात है, अरे साहब सबसे बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी ताजा, बिल्कुल सबसे कम बची है साहब, सबसे कम उम्र कम था, क्योंकि मेरी तो 70 पे होने जा रही है, इनकी तो 70 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, इसलिए सबसे कम उम्र का मैं ही कवि हूँ। क्या बात है। और एक बात और बताने जा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल शांत बैठा था, भाई फौजदार साहब ने मुझको उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। क्या बात है। रही सम्मान की बात साहब, मेरा सम्मान तो मेरी घरवाली भी नहीं करती है, सच बता रहा हूँ, नहीं करती है। करती क्यों नहीं है, मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने कि तू भले घर की बेटी है, भले घर में आई है,
अरे ये तेरी जो मांग है वो आज तक सिंदूर से क्यों नहीं भर पाई है? तो घरवाली बोली, बोल सिंदूर से मैं मांग भरूं, कौन पे गर्व करूं मैं, कौन पे गर्व करूं। आदमी ऐसा होगा तो साहब सिंदूर लगाने ना लगाने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन साहब आज जब मैं घर से चला तो वास्तव में मेरी घरवाली ने मेरा सम्मान किया। बोल कहाँ जा रहे हो? मैंने सीखरी जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सम्मेलन। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को इधर ही आता है ही। वो खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था हम कुत्ता मुंह देगा मुंह फेंकना पड़ता। देखो ये तो देश हमारा ऐसा है साहब, बड़ा विचित्र देश है। हर जगह महोत्सव हमारे देश में, हर समय महोत्सव, दुख में भी सुख में भी, सब जगह हमेशा महोत्सव होते रहते हैं। मैं तो एक बार इनके घर पे जाना हुआ, सब हुआ क्या समस्या ये हुई थी इनके साथ। देखो कदकाठी आप देख ही रहे हैं, वंश कैसे चले ऐसे आदमी का। गांव से होकर के एक साधु निकल रहे थे, घर पे इनके रोके जा करके। मैंने पूछा था इनके घर पे जाके, भाई कहाँ डिंगिया जी? क्यों सब गंगा जी नावे गए? मैंने गंगा जी नावे क्यों गए भाई? कैसा हुआ था हमारे यहाँ से जब शादी हुई थी नई तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। एक साधु वहाँ होके जा रहे थे, उसने आकर के पूछा, भैया बेटा तुम क्यों दुखी हो? कि साहब हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। कि बच्चे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, मैं काशी जा रहा हूँ, तुम्हारे नाम का दीपक जला दूंगा, बच्चे हो जाएंगे। अब 10 साल बाद वही साधु वापस आता, 10-15 बच्चे खेल रहे थे घर के अंदर। साधु ने पूछा, भाई ये बच्चे किसके हैं? कि हमारे हैं। और वो डिंगिया कहाँ है जो दुबला पतला सा था? तो साहब काशी गए, वो दीपक बजावे। दीपकों की मेहरबानी बड़ी हमारे देश के अंदर है, और दीपकों की मेहरबानी से वंश चल रहे हैं ऐसे लोगों के, नहीं तो कहाँ वंश चलते हैं। मैं एक बार पुणे चाहूंगा, इस जोरदार इस लाडले कवि को आप तालियां देकर के, तालियों का महोत्सव खड़ा करके शुरू करते हैं एक बार। मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बहुत दिन पहले सीगरी कप सम्मेलन में आया था, यहाँ कोई रामलीला में उसमें होता था, उसमें आया था। उसमें मेरे भाई साहब फौजदार जी साथ थे। इनकी धर्मपत्नी ने इनसे कहा, बोल कहाँ जा रहा हूँ? मैं सीगरी जा रही हूँ कप सम्मेलन में। बोल मैंने कभी कविता ही नहीं सुनी आपकी, मैं सुनूंगी। बोल ठीक है। छोटा इनका बच्चा था, बच्चे को लेकर के ये कप सम्मेलन सुनने अपनी धर्मपत्नी को लेकर सीगरी आ गए। जब बच्चा इनका सीगरी बाजार में और बच्चे घरवाली को घुमा रहे थे, तो बच्चा बोला, मम्मी मम्मी हम कुछ लेंगे। बोल नहीं कुछ नहीं। बच्चा रोने लगा। साहब बोल बेटा क्या लेगा? तो बच्चे ने कहा, साहब मैं पार्ले की बिस्कुट लूंगा। फौजदार जी के गुस्सा में बोल, कम वक्त हमारी खुमेर में कमी है जो तू बिस्कुट यहाँ से लेगा? कि नहीं मैं बिस्कुट लूंगा। बच्चा रोने लगा। इनकी घरवाली ने कहा ठीक है दिला दो। तो बच्चे को बिस्कुट दिला दिया साहब। इनका बच्चा बड़े प्रेम से बिस्कुट खाने लगा, और बच्चा था साहब, खाते खाते बच्चे के हाथ से बिस्कुट गिर गया। बच्चा उसको उठाने लगा। इनकी धर्मपत्नी ने बच्चे से कहा, बेटा क्या कर रहा है? बोले मम्मी बिस्कुट गिर गई, उसको उठा रहा हूँ। बोल नहीं बेटा, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरा और लेकर लेंगे। आगे बढ़ते गए। सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, फौजदार जी को ठोकर लगी, गिर गए। धर्मपत्नी उठाने लगी। बच्चा बड़ा समझदार था, तुरंत हाथ पकड़ा। बोले मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटे तेरे पापा जी गिर गए, हम उठा रही हैं। बोल मम्मी गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। मम्मी गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर तुझे पापा की आवश्यकता है तो सीगरी के दूसरा एक हाथ लेकिन जनाब जब मैं घर से चला तो आज मेरी घरवाली ने मेरा सम्मान किया। बोल ठीक है आप जा रहे हो? बाजार गई, 10 रुपए की खीरी लाई, मेरे जेब में डाल दी, और मेरे से बोली खर्च मत करना, जेब में पड़े रहने देना। वक्त में भैया एक माला पैर आई, 60 साल का बहुत रहा हूँ, आपकी को पता नहीं क्या बात है। बोल खर्च मत करना, जेब में पड़े रहना, वक्त बेवक्त पर आड़े आएगी। आंधी तूफानों का जमाना है, आंधी चल गई तुम उड़ जाओगे, कम से कम खेरीज तो बच जाएगी। अब जब ठीक में हुए कि बस अड्डे पे आया तो भाई साहब कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? साहब मैंने गुस्से में कह दिया, स्वर्ग ड्रामा ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोलो, बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूंगा। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा, 64 दांतों को। कंडक्टर बोला, बोल बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मैंने मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा तो भाई साहब सोनलाल प्रेमी जी मेरे साथ थे उसी बस में।
भाई साहब मैं बस में बैठा, मैंने सोमलाल जी से कहा भाई साहब पैर से विकलांग हूँ यार हमें बैठ जाने दे। बोल भाई साहब पीछे जा। एक सज्जन से कहा भाई साहब बैठ जाने दे। बोल बाबा पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा, पर किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था बेचारा, जाना कब से मेरे को देख रहा। बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खालिए, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास जाकर के बोनट पर बैठ गया। बस चली, 3 किलोमीटर जाकर रुकी। कारी पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। सोमलाल जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, आओ मैं सरकता हूँ मेरी बगल में। वो बोली नहीं मैं तो खड़ी चली चलूंगी। लेकिन भाई साहब सच बताऊं, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठी। नहीं साहब हंसने की बात नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है, सब किस्मत का खेल है भाई साहब। अब एक सवारी बस में उतरी, सीट खाली हुई, मैं सीट पर जाकर के बैठ गया। मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। पास में औरत थी, बच्चा गोदी में था। वो मेरे से बोली बाबा पढ़े हो? मैंने कहा हाँ बेटा पढ़ा हूँ। कितने तक पढ़े हो? मैंने कहा मैं 5वीं पास हूँ। तो बोल देखो वो खिड़की के बगल में क्या लिखा है? भाई साहब बस में लिखा था बीड़ी पीना मना है। मैंने बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है। तो बोल बाबा आप पढ़े लिखे हो और फिर भी आप बीड़ी पी रहे हो। भाई साहब मैंने वो बीड़ी तुरंत फेंक दी। थोड़ी देर जाने के बाद बच्चा रोने लगा और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैंने कहा बेटी तू पढ़िएगा? बोला हाँ बाबा मैंने तो MA किया है। तो मैंने कहा खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है कि चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकले। भाई साहब मुसाफिर बस अड्डे पर आया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी मैंने के बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैंने कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जा की जैसी हैसियत हो हम बापे ऐसे। तब तक भाई साहब सुरेश फौजदार जी बस में चढ़ गए, साहब मुसाफिर थे मेरे साथ में। तो मैंने भिखारी से कहा मैं भाई साहब मेरी हैसियत तो ऐसी है, ऐसे पैसे मांग रहे, आप पेन से दे ले लो। तो भाई साहब भिखारी ने सुरेश को ऊपर से देखा, नीचे से देखा और बार बार देखा। और अगर साहब वो मेरे से हाथ जोड़ के भिखारी बोला बोल बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है हमको। भाई साहब ठोकर वाले बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला मेरे से बोला बाबूजी मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे भाई कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होके प्रेम कर रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बन जाऊंगा। और भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ आया नगर में तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया मेरे से बोला अंकल मैंने बोल बेटा क्या बात है? बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब सचमुच पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे 2 औरतें दौड़ी आ रही थी। मैं खड़ा हो गया, वे आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अरे मैं तुम मेरा फोटो ले जा करके क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तेरे फोटो बताएंगे, रोना मत। नहीं बेटा हो और भाई साहब जब मैं ठीक आपके सीकरी में आया तब मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। और डॉक्टर साहब बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैंने कहा भाई साहब वेर के पास खोरी गांव में, वहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा साहब एक संत महात्मा के वहाँ कोई क्रिकेट हो रही है, वहाँ कब सम्मेलन है और उसका सम्मेलन में मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ। बोला आप कैसे कभी हो? आप तो बीमार है। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बात मान। आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना तो चेक का कराऊंगा। अरे बोल ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और एंटर किया तो मध्यम रह गया और ज्यादा से घरबारी आई है वादन से लो फिर भी साहब डॉक्टर साहब नहीं माने, सिरंज उठाई मेरे लगाई। 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब के पसीना। मैं डॉक्टर साहब क्या हो गया? बोले खून ही नहीं मिला। मैंने डॉक्टर की सिरंज को तोड़ दिया और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल देते हैं। मच्छर अच्छे हैं, जहां काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब कोई यहाँ डॉक्टर हो तो
मैं यहाँ के डॉक्टर की रचना नहीं, सीधी सादी जयपुर के उस अस्पताल की रचना पढ़ता हूँ जो राजस्थान का माना हुआ अस्पताल है। मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर कट दिया। आपकी सेवा में 4 पंक्ति भेज रहा हूँ, अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद देना, और पसंद नहीं आए तो सुरेश जी से कहना कहाँ से पकड़ के लाए हो। एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी है, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? भाई सुरेश जी मैं क्या कहूँ, मैं पतला दुबला, सुरेश जी मोटे। मथुरा कप सम्मेलन से लौट रहे थे, रेलवे स्टेशन पर हरी